हाय, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सबसे पहली बात तो मैं आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, 12th बोर्ड वाले बच्चे जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो देखेंगे तो बोलेंगे ये टॉपिक तो हमारे है ही नहीं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो बोलेगा कि यार ये टॉपिक हमारे है भी या नहीं। कोई बीएससी के अंदर है तो वो बोलेगा कि ये टॉपिक हमारे है या नहीं। कोई एमएससी में है तो भी वो कहेगा ये टॉपिक हमारे है या नहीं। आप समझिए बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आपके सेल एनाटॉमी दे रखी है तो सेल एनाटॉमी के अंदर सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है और कौन कौन से सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब चाहे वो आप बीएससी जूलॉजी वाला पढ़ो, चाहे वो आप एमएससी जूलॉजी वाला पढ़ो, चाहे पीएमटी की बुक में से पढ़ो, चाहे किसी कंपटीशन की बुक में से पढ़ो, सेल हमेशा सेल ही रहती है। ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालता हूँ बीएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी, तो कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है जिसको सेल के बारे में पढ़ना है तो अब वो क्या सोचता है कि ये तो बीएससी जूलॉजी का टॉपिक है, हमारे तो है ही नहीं। अरे तो भाई सिर्फ आप टॉपिक देखिए, मैं जो भी टॉपिक लेकर आता हूँ वो सब कुछ कवर करेगा आपका। वो आपकी 12th बोर्ड भी कवर करेगा, वो आपका पीएमटी भी कवर करेगा, वो आपका नीट भी कवर करेगा, वो आपका बीएससी एमएससी सब कुछ कवर करेगा। क्योंकि मैं टॉपिक का स्टैंडर्ड ना तो ज़्यादा लो रखता हूँ कि बिल्कुल ही बच्चों जैसा और ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखता हूँ कि समझ में ही नहीं आए किसी को। ठीक है, तो मीडियम रख के मैं पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का टॉपिक। सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स आपकी बॉटनी में भी है, आपके जूलॉजी के अंदर भी है। कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, तो कहीं पर किसी दूसरे स्टेट के अंदर ये बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर होगा। लेकिन सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इधर आप देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात तो देखो, मैं पहले भी 5 या 6 वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, पूरा बता चुका हूं उसके अंदर सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, डायग्राम बनाकर बिल्कुल अच्छे से समझाया था आपको। आप वीडियो देखिए प्रीवियस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था और मैंने तो आपको क्या बताया, आप तो 5th क्लास से 6th क्लास से खुद ही पढ़ते आ रहे हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। समझिए आप ध्यानपूर्वक, ये देखिए यह एक सेल है। क्या है? यह एक सेल है और सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के चारों तरफ होती है सीएम, सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में जीवद्रव कला भी कह सकते हैं और इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। देखो मैंने कितने सारे नाम ले लिए, कंफ्यूज नहीं होना, सारी की सारी एक ही चीज है। तो अपन इस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये अब इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? इस मेम्ब्रेन का काम है न्यूक्लियस की और जो ये साइटोप्लाज्म है ना, इसकी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन करना। क्या करना है? इसकी एनवायरनमेंट से रक्षा करना। क्योंकि जो ये चारों तरफ जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं ना, ये एनवायरनमेंट है। क्या है? ये एनवायरनमेंट है। आज आप देखिए मेरे शरीर के अंदर भी सेल्स है और इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी है, इन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। अब वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस बाहर आ रहा है क्या? एनवायरनमेंट में आ रहा है क्या? अभी पढ़ाते पढ़ाते पिघल गया क्या मैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरी प्रत्येक सेल के चारों तरफ क्या पाई जा रही है? सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला काम तो क्या है? जो न्यूक्लियस है, जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो साइटोप्लाज्म है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करना? प्रोटेक्शन करना।
ठीक है, यहां तक आ गई होगी बात आपको समझ में। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जो ये सेल की जो स्ट्रक्चर है इससे पहले वाला वीडियो में बनाकर डाल चुका हूं। देखिए आप सेल की स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये है एनवायरमेंट। मैं ई लिख देता हूं यहां पर, क्या है ये, एनवायरमेंट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये किस तरफ है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। क्या है ये, साइटोप्लाज्म की तरफ है, सीपी की तरफ। किधर की तरफ है, याद रख लेना भैया, ये एनवायरमेंट है ऊपर की तरफ और ये है साइटोप्लाज्म। और सीधी सी बात है, यहां पर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहां तक आ गई आपको बात समझ में। डायग्राम को बाद में देखेंगे, अपन पहले कुछ बातें देख लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि किस प्रकार से जीवद्रव कला द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अर्थात जीवद्रव कला का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मॉलिक्यूल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, मॉलिक्यूल्स का क्या करना, आवागमन करना, आदान प्रदान करना। अरे भैया साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे हानिकारक मॉलिक्यूल्स बन गए तो वो सेल्स के बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। और किस में से होकर आएंगे, इस सेल मेम्ब्रेन को एक्रॉस करते हुए आएंगे, इसको पार करते हुए आएंगे, इसको क्रॉस करते हुए आएंगे सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसी प्रकार से बाहर से भी कुछ ग्लूकोज वगैरह के जो मॉलिक्यूल्स है या वाटर के मॉलिक्यूल्स है या कोई सोडियम पोटेशियम कोई आयन है, वो भी बाहर से अंदर आना चाहते हैं सेल के अंदर, तो वो भी किसको क्रॉस करते हुए आएंगे, सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करते हुए आएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है सेल मेम्ब्रेन का, कि इसके द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आवागमन हो सकता है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल सम मॉलिक्यूल्स। लेकिन भैया इस सेल मेम्ब्रेन के आर पार सभी के सभी मॉलिक्यूल या सभी के सभी पदार्थ आर पार नहीं जा सकते। अरे भैया अगर सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती तो मालूम है क्या होता, अंदर का न्यूक्लियस भी का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बाहर निकल जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। अभी मैं यूं करता ना तो पसीने की जगह न्यूक्लियस निकल रहे होते मेरी सेलों में से, या मैं ऐसे करता पसीना, तो पसीना तो बाद में निकलता, सेल में से पहले राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया सब बाहर आ जाते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती जब परमिएबल होती। लेकिन नहीं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ पदार्थों को तो अपने अंदर से आने जाने देती है, जबकि कुछ को रोक देती है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स गया सेल मेम्ब्रेन के पास कि अंदर चले जाऊं सेल के अंदर, हाँ जाइए आपका स्वागत है। ठीक है, अब न्यूक्लियस अंदर से बोला मैं भी बाहर जाऊंगा, एनवायरनमेंट देखूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, कब से सेल में पड़ा हूँ, बोला आप अंदर ही रहिए, मारोगे क्या सेल को बाहर निकल के। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ पदार्थों के लिए तो पारगम्य होती है और कुछ के लिए पारगम्य नहीं होती है। कुछ पदार्थ इसके आर पार जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। क्या बोल रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ अणु ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार बिना किसी ऊर्जा को खर्च किए ही जा सकते हैं। इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन या क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration। जो न्यूट्रल सॉल्यूट है, जो उदासीन, जो विलय पदार्थ, ये सॉल्यूट क्या होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। देखो ये पानी की बोतल दिख रही है आपको, ठीक है, क्या है इसके अंदर, पानी है।
ठीक है, अब मैंने नमक लिया और इसमें मिला दिया नमक डाल के, तो नमक घुल गया। नमक सोल्यूट है, नमक क्या है, साल्ट क्या है, सोल्यूट है, और जो ये वाटर है ना ये क्या है, सॉल्वेंट है। चलो इसी बात पे पी लेते हैं थोड़ा। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि जो न्यूट्रल जो सॉल्यूट है, जो उदासीन जो विलय है, वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा, सरल विसरण विधि द्वारा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता प्रवणता के साथ उच्च सांद्रता से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा सकते हैं। क्या बताया गया है यहां पर कि जो न्यूट्रल जो सॉल्यूट है, जो उदासीन जो विलय है, वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के विपरीत नहीं, सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाते हैं तो यह क्रिया होती है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, ठीक है। और इसे ही क्या बोल सकते हैं अपन, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट है वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, लेकिन कैसे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, कैसे, सांद्रता प्रवणता के अनुसार, और इसी को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर का सेल मेम्ब्रेन के द्वारा विसरित होना, वाटर का सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन होना या विसरित होना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक एक किशमिश ले लेते हैं अपन। अब किशमिश तो आपने देखा होगा कड़क होती है, कड़क, लेकिन अंगूर कैसा फूला फूला होता है। किशमिश को दबाओगे कोई पानी नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे अंगूर को दबाओगे पानी पानी निकल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक पानी की कटोरी लेता हूँ और इसमें मैं किशमिश को डाल देता हूँ। अब भैया कटोरी में पानी की सांद्रता ज़्यादा है और किशमिश में पानी की सांद्रता कम है, तो पानी ज़्यादा सांद्रता से कहाँ जाएगा, कम सांद्रता की तरफ। पानी कटोरी में से कहाँ जाएगा, किशमिश के अंदर, किशमिश फूल जाएगी। क्या है ये प्रक्रिया, ऑस्मोसिस है, परासरण है। ये क्या है, ये परासरण है, और इसे अंतः परासरण के नाम से भी जाना जाता है, इसे एंडोऑस्मोसिस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन यहां पर जो न्यूट्रल सॉल्यूट है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो अपने आप ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे हैं डिफ्यूजन द्वारा। लेकिन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर बाई जो लेयर है, जो ध्रुवीय अणु है, वो अध्रुवीय द्विस्तरीय इस लिपिड मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए उनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वाहक प्रोटीन अणुओं की आवश्यकता होती है, जो कि क्या प्रदान करते हैं, जो कि सहायता करते हैं, क्या करते हैं, ये जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, आर पार जाने में सहायता करते हैं। ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एजेंट्स देयर मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। क्या बोल रहा है, लेकिन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है,
कुछ ऐसे आयन होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं जो क्या हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, लेकिन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ या सांद्रता प्रवणता के विपरीत वो जाते हैं। फ्रॉम द लोअर टू हाई कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ। Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example सोडियम पोटेशियम पंप। कुछ जो आयन है, कुछ जो अणु है, जब वो कुछ जो आयन है, कुछ जो अणु है, वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, सांद्रता प्रवणता के विपरीत वो गति कर सकते हैं, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ वो जाते हैं, लेकिन इस दौरान एटीपी नाम की एनर्जी खर्च होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय अभिगमन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उदाहरण है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम और पोटेशियम पंप क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप हो जाता है। जब पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है तो सोडियम बाहर आ जाता है, और सोडियम जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाता है तो पोटेशियम बाहर आ जाता है। तो ये सोडियम पोटेशियम काम करता रहता है, और इन आयनों के अभिगमन के लिए एटीपी नाम की एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। अब यहां पर हम कुछ वर्ड देख लेते हैं। एक होता है एंडोसाइटोसिस, जिसे बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इधर आप देखिए, अब जो ये एंडोसाइटोसिस है ये 2 टाइप का है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सेल अपनी मेम्ब्रेन के द्वारा कुछ तरल पदार्थ को अंदर की तरफ खींच रही है। तो क्या बोल रहा है, किसे बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। इंगेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा लेमा is the form of vesicles और bag structure pinosome is called पिनोसाइटोसिस। जब कोई सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन द्वारा कुछ तरल पदार्थों को वेसिकल्स या बैग स्ट्रक्चर के रूप में अंदर की तरफ खींच लेती है या इंजेक्शन कर लेती है, अंदर की तरफ अंतर्ग्रहित कर लेती है, तो इसे ही पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। और जिस रचना को वो वेसिकल्स या बैग स्ट्रक्चर के रूप में खींचती है उसे पिनोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पिनोसोम कहते हैं। एक और है फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। भैया पिनोसाइटोसिस में सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन द्वारा किसी लिक्विड मटेरियल को किसी वेसिकल्स यानी कि किसी थैली या बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अंदर खींच रही थी। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर को खींच रही थी ना, वो तरल सी थैली जैसी संरचना को, उसको क्या बोल रहे थे, पिनोसोम बोल रहे थे। और इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग के अंदर क्या होता है, जो सेल होती है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन द्वारा ठोस पार्टिकल को या ठोस मॉलिक्यूल्स को अंदर वेसिकल्स के रूप में खींच लेती है। और ये जो मेथड है ना, ये जनरली पाई जाती है किसके अंदर, ये प्रक्रिया पाई जाती है
जो आपकी आरबीसी होती है उसके द्वारा, जो आरबीसी है वो बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर लेती है, फेगोसाइटोसिस विधि द्वारा अंदर खींच लेती है, उसका ईटिंग कर लेती है, उसको अंदर खींच के नष्ट कर देती है। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ए वेसिकल्स फेगोसोम इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है, जो सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जो ठोस जटिल पदार्थ हैं, उसको मेम्ब्रेन द्वारा वेसिकल्स के रूप में, जिन्हें फेगोसोम कहते हैं, उन फेगोसोम का इंजेक्शन करना, अपने अंदर अंतर्ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पिनोसाइटोसिस को कोशिका पायन, कोशिका पायन, और फेगोसाइटोसिस को बोलते हैं कोशिका भक्षण। यहां पर तो क्या कर रहा है, ये कोशिका लिक्विड पदार्थों को पी रही है, पायन, और यहां पर क्या हो रहा है, ठोस पदार्थों का भक्षण कर रही है, तो इसको कोशिका भक्षण या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखिए एक और है जिसे एंडोसाइटोसिस होता है, मतलब कि बाहर से पदार्थों को अंदर लिया जा रहा है, तरल को ले रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस, ठोस को ले रहे हैं तो फेगोसाइटोसिस। अब भैया अंदर पदार्थ, अब भैया जो सेल है उसके अंदर भी तो कुछ एक्सक्रेटरी मटेरियल बन रहे हैं, जब उनको बाहर निकाला जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस या एमियोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। सेल उल्टियां कर रही है, ठीक है। अब इधर आप देखिए एगेशन ऑफ, देखिए ये है इंजेक्शन मतलब पदार्थों को अंदर लेना, और ये इगेशन, दोनों में अंतर है। यानी कि इंजेक्शन का जो अपोजिट है वो क्या कहलाएगा, इगेशन कहलाएगा। इगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, कॉल्ड इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एमियोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग के अंदर क्या होता है, जो सेल है, सेल अपने अंदर बनने वाले एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन द्वारा इगेशन कर देती है, बाहर उत्सर्जित कर देती है, बाहर निकाल देती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डायग्राम, ठीक है। तो आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये डायग्राम अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना नेट पे या कहीं पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर तो आपको बताई दी थी मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, देखिए आप जरूर। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है, लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो जो ये आपको दिख रहा है ना ये वाला भाग, ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड के 2 स्तर हैं, पहला यहां लिख देता हूं और ये दूसरा, ये भी पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, और ये भी पहला और ये दूसरा। ये लिपिड के बाई लेयर है। लिपिड की क्या है, ये बाई लेयर है, 2 स्तर है। बीच बीच के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो ये बाहर वाले जो प्रोटीन दिख रहा है ना, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। और जो ये अंदर घुसा हुआ है ना, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, ये अपन बोल सकते हैं इंटरल प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन है ये, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, लिपिड बाइलेयर है। अब देखिए यहां पर मॉलिक्यूल्स है, सेल के अंदर की तरफ भी मॉलिक्यूल्स है, ये रहा, ठीक है। और सेल के बाहर की तरफ एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए जो ये पहला वाला मॉलिक्यूल्स है या कुछ जो अणु है, ये जा रहे हैं सेल के अंदर इस लिपिड बाइलेयर द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। क्यों जा रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, क्योंकि भैया बाहर ये मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और अंदर ये मॉलिक्यूल्स कम है। तो भी अपन ने पढ़ा ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन के अंदर क्या होता है, अभिगमन भी बोल सकते हैं। निष्क्रिय अभिगमन के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बढ़ते हैं। किसके अनुसार, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार। तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी के साथ यहां पर आपको दिख रहा होगा कुछ प्रोटीन के आपको अणु दिख रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स
उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, छेद पाया जा रहा है, होल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, होल पाया जा रहा है। चैनल का काम कर रहा है ये, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर छेद है और ये किसका काम कर रहा है, चैनल का काम कर रहा है। और कुछ मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्ट ही बिना कोई एनर्जी खर्च हुए ही, बिना कोई एटीपी खर्च हुए डायरेक्ट ही अंदर आ रहे हैं, गिर गए छेके में से अंदर आ गए सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। तो ये चैनल मीडिएट डिफ्यूजन, चैनल के द्वारा भी क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। वही उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सांद्रता प्रवणता के अनुसार, विपरीत नहीं, अनुसार। ठीक है, तो यह भी किसका एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय अभिगमन का एग्जाम्पल है। अब यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स और है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी जो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, इसको ये कैरियर प्रोटीन पहुंचा रहा है अंदर की तरफ। कौन पहुंचा रहा है, कैरियर प्रोटीन पहुंचा रहा है। ये कैरियर प्रोटीन इसको पकड़ के अंदर पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा, अंदर सेल। देखो कैरियर मीडिएट डिफ्यूजन, अब यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है, वही निष्क्रिय अभिगमन ही हो रहा है। यहां पर वही कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो इन कैरियर मीडिएट जो ये प्रोटीन है, जो मॉलिक्यूल्स है, इसके द्वारा अंदर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब भैया यहां पर आप देखिए अंदर की तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसको बाहर निकालना है। ये एक्सक्रेटरी मॉलिक्यूल है, अपशिष्ट जो अणु है ये, इसको बाहर निकालना पड़ेगा वरना सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एटीपी टूट रही है। एटीपी के टूटने से एनर्जी उत्पन्न हो रही है और ये एनर्जी इस कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक्टिव कर रही है। और ये कैरियर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये एटीपी की एनर्जी से एक्टिव होके इसको पकड़ के कहां फेंक रहा है, बाहर पहुंचा रहा है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, निष्क्रिय अभिगमन द्वारा अंदर आ रहा था। लेकिन जो ये वाला मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एटीपी के खर्च होने से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के उपयोग द्वारा ही मॉलिक्यूल्स कहाँ जा पा रहा है, अंदर से बाहर या बाहर से सिर्फ अंदर आ पा रहा है। तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आई होप जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को एक बार आप अच्छे से देखिए, नोट्स आप हाथों हाथ बनाइए। कई बच्चों की क्या डिमांड रहती है, सर वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, सर आप पीडीएफ बनाकर भेज दीजिए। अरे भैया क्या पीडीएफ, पूरा वीडियो में समझा दिया, पीडीएफ क्या करेगा, इसका हाथों हाथ नोट्स बनाओ आप। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी को टेक केयर।